नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हर तरफ दहशत का माहौल है। हर इंसान के दिल में एक डर है कि पता नहीं वो कब घर से बाहर निकले और उसके साथ कोई हादसा हो जाए। और इन सब में मीडिया पूरी तरह से सक्रिय है। बड़ी सुर्खियों से लेकर छोटी से छोटी खबरें भी हम तक आसानी से पहुंच रही हैं। लेकिन आज भी ऐसे कई गांव खेड़े हैं जहां अपराध होता है, लेकिन उस अपराध को बाकी देश की नजरों तक आते आते काफी वक्त लग जाता है। यहां तक कि घटित अपराध के बारे में पुलिस को भी बहुत देर से पता चलता है, जिसकी वजह से इंसाफ का मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, ये तो अर्धा सर। हाँ हाई ग, मेरे को शहर जाना पड़ रहा है बीज लेने के लिए। तू यहाँ का काम निपटा ले। अरे जरा जोर लगा, मोटी चमड़ी है इसका। ऐसे फूल की तरह मारेगा तो होगा क्या? दे देना उनके हाथ, बोल देना जो बोल देना। सर इसको सब समझा दिया सर। देना। साहब, मेरे भाई ने मेरी नाक में दम कर रखा है, छोड़ने का नहीं इसको। तूने उसके जमीन पर कब्जा किया तो वो लड़ेगा ही ना। जा, हो जाएगा तेरा। ये ले तेरा हिस्सा। कड़क चाय बोल के ला अभी। आ भी रहा है सर। साहब, मेरे को रपट लिखा नहीं। क्या हो गया? देवरानी जेठानी का झगड़ा? अरे ये पूरी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन ये औरतों का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। पिछले हफ्ते वो सिंधे की बीवी और उसके जेठानी के साथ में बाल पकड़ पकड़ के पुलिस चंद में झगड़ रहे थे वो लोग। सब क्या जोर से खींच के दिया था उसने उसको? जोरदार। मेरा तो दिमाग ही गर्म हो गया था। बलात्कार हुआ है साहब मेरे साथ। बलात्कार है? और तो इसे खुले में घूम रही है। मर्द कहाँ है तेरा? काय का मर्द साहब? सब तेरी वजह से हुआ है, तूने उकसाया होगा उसको। अरे आदमी सांड होता है, सांड। जब तक लाल कपड़ा दिखाओ नहीं ना, तब तक वो पीछे नहीं आता। नहीं सब कुछ चल। नहीं जा रहा, मजा कर रहा है। और तू कैसा आदमी है? तेरी बीवी का बलात्कार हुआ, उसको घर से निकाल रहा है। हाँ निकालूंगा, तेरे को भी निकालूंगा और तेरी हिस्से निकाल। आप ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? आप ये मर्द जाते ना, एक नंबर की टेढ़ी होती है। लेकिन ऐसे टेढ़े लोगों को सीधा करना हम लोगों को बराबर आता है। साहब ऐसे कैसे घर में रख लेता साहब? वो झूठी हो गई थी और झूठन में खाता नहीं। अब तेरे लिए वो झूठी हो गई। कहाँ गए 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन?
अरे कानूनन वो तेरी बीवी है, कानून से पल्ला नहीं झाड़ सकता तू। और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। अब कानून भी आप है और जज भी आप है, समझ गया ना गायत्री? क्या रे, रिश्वत देता है मेरे को? वो भी ऐसी चिंदी? चलो चलो निकलो चलो। कितना भी नाटक कर ले, कितना भी जोर लगा ले, तुझे अपने घर में रहने नहीं दूंगा मैं। रहने नहीं दूंगा मतलब? साहब, साहब, सब देखो ना, वो लोग क्या बोल रहे हैं। सब घर में नहीं आने देंगे। सब उनको, सब देख क्या रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्यों चिल्ला रही है? देख, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो तेरी ही गलती है। तू जब यहाँ पहली बार आई थी, आपने देखा था सब, इसका आंचल ऐसे ऐसे था। अब ऐसे बीच में आंचल रखेगी तो रेप तो होगा ही ना। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों का काम है कानून का पालन करना। नहीं करते हम लोग पालन, क्या करेगी तू? आदरणीय एसपी साहब, हम रामनगर गांव से ये पत्र लिख रहे हैं। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। यहाँ की पुलिस उन बलात्कारियों को पकड़ ही नहीं रही। उल्टा हमारे पति के कहने पर वो चुप होकर बैठ गई है। हमारा पति हमें घर से निकाल रहा है। हमारी मदद कीजिए साहब। यहाँ की पुलिस से मदद मांगी लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब आप निराश करेंगी तो जनता का क्या होगा? आप? मुझे मालूम है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना। मैं तुम्हें वो सम्मान दूंगा जो तुम्हारे पति ने तुम्हें दिया नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, अपनी बीवी बनाकर। शर्म नहीं आती आपको? हूँ मैं आपकी। क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हो तो तुम औरत ही ना। और औरत का एक ही काम होता है, मर्द को खुश रखना। वैसे भी तुम अब मोहित के कुछ काम की तो हो नहीं, कम से कम मेरे काम में तो आ जाओ। हिम्मत कैसे हो तुम्हारी ये बोलने की? क्या रे? जा, हो जाएगा तेरा। वाह साहब वाह, और जेब गरम करो आप अपनी। वहां किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उससे आपको कोई फर्क नहीं है। अब क्या हो गया? तू फिर से क्यों आ गई? मेरे ससुर ने मेरा बलात्कार किया है। अब भी आप चुपचाप बैठे रहना। अरे देवा, फिर से तेरे साथ बलात्कार हो गया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मनोहर, बच्ची को जरा घुमा खिला। ओडे, अब फिर से पुलिस स्टेशन आई ना, टांगे तोड़ देंगी तेरी। हाँ, तेरे बीबी का फिर से रेप हो गया रे। अब तो तू उसे घर से निकाल ही सकता है। तुम जैसे लोग तो हम जैसे कमजोर लोगों पर ही जोर आजमा सकते हो। मैंने एक चिट्ठी तो पहले ही बड़े साहब को लिख के डाल दी। अब दूसरी चिट्ठी में बताऊंगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया।
अब तुम लोगों को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। आई! आई! आई, तू क्यों रो रही है? तुझको भूख लगी है ना? घर चल। लेकिन बाबा ने तो हमें घर से निकाल दिया है। किट्टू, उस घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता। घाबरो न को। हाँ? आई है ना साथ में? चल, हाँ? शायद संध्या के साथ हुआ यह अपराध भी वहां होने वाले बाकी अपराधों की तरह हमेशा के लिए दफन हो जाता, लेकिन इस नाउम्मीदी में भी उम्मीद की एक किरण दिखी। संध्या ने जो चिट्ठी जिले के एसपी को लिखी थी, उस पर कार्यवाही हुई और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को वहां भेजा गया। हाँ सब संध्या और मोहित कहाँ रहते हैं? बाबा इधर इधर इधर। साहब, आप लोग शहर से आए क्या? हाँ, शहर के पुलिस स्टेशन से आए हम लोग। कौन सा घर है? रुक क्यों गया? यही घर है साहब। चल। नहीं, मैं आता है साहब, आप जाइए ना। संध्या, तुम संध्या हो? नहीं। संध्या को बुला। कौन है आप लोग? पुलिस, शहर से आए हम लोग। संध्या ने हमें एक लेटर लिखा था, उसमें लिखा था उसके साथ रेप हुआ। कहाँ है संध्या? बुला उसे। वो नहीं है, वो मर गई। मर गई? कैसे? वो उसको दिल का दौरा पड़ा था। दादा रुक रुक। साहब, अरे क्या मनोहर, गांव में संध्या के घर शहर से पुलिस वाले आए हैं। क्या? चल जल्दी चल। ऐसे कैसे दिल का दौरा पड़ा? 15 दिन पहले तो उसने लेटर लिखा था। साहब वो बड़े सदमे में थी, अब उसके साथ जो हुआ वो हुआ ना साहब। तुम कौन हो उसके? मैं उसका पति हूँ। उसने लेटर में लिखा था कि तुम उसे और उसकी बेटी को तुम्हारे साथ रखना नहीं चाहते। साहब, वो बेइज्जती का डर था साहब। उस समय गुस्से में कह दिया। क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब। आप ही बताइए ना, ऐसे समय में कोई अपनी बेटी और बीवी को घर से बाहर निकाल सकता है क्या? सर आप लोग पुलिस से? हाँ जी सर। तुम्हें कैसे पता चला? छोटा सा गांव है हमारा, कोई भी नया आदमी आ जाता है तो पता चल जाता है सर। कौन हो तुम लोग? साहब मैं दर्पण शिंदे और ये हमारे साहब कैलाश मौर्य। कहाँ से हो तुम लोग? सर यही के चौकी में पोस्टेड है हम लोग सर। यह चौकी? हाँ साहब, अभी 6 महीने पहले बनी है। तुम्हारी बच्ची कहाँ है? साहब वो बहन के घर है मेरे। पता करो। पता करने की जरूरत नहीं सर, हम लोगों ने पता कर लिया है। साहब आप चलिए ना, चौकी पे बैठ के बात करेंगे। हाँ सर। तू यहाँ सुनसान जगह पे क्यों पड़ी है? तेरा घर कहाँ है? हाँ? पता नहीं। चल पास में है ना पुलिस स्टेशन है, वो तुझे तेरे गांव पहुंचा देंगे। चल। नहीं, आई को मार दिया, मुझे भी मार देंगे। आई को मार दिया, मुझे मार देंगे। नहीं, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
साहेब वाले चाह गिर जा ए रुको रुको रुको, ये तो गांव में था ना? हाँ हाँ सर, वैसे ही थोड़ी बहुत मदद कर लेता है हमारी। ए जा चाय लेके आ, जा। आइए ना, आइए अंदर आइए, चलो आइए। ये कैसे पुलिस स्टेशन में? लॉकअप कहाँ है? ये इधर है ना सब। आइए आइए आइए। हम सबको यहीं पे पकड़ के रखते हैं। हाँ सर, वो गद्दा, वो क्या है कि रात में देर हो जाती है तो हम लोग यहीं पे सो जाते। वो डे नाइट काम करते हैं ना सर। सर आइए ना वहां पे। हाँ चलिए सर। अच्छा, ये संध्या का क्या हुआ? सर वो बीमार थी तो वो मर गई। उसके पति का कहना है उसको दिल का दौरा पड़ा था। हाँ, वो बीमार चल रही थी तो उसको दिल का दौरा पड़ा तो फिर वो मर गई सर। और उसके रेप केस का क्या हुआ? सर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, सिर्फ वो इतना बता रही थी कि कोई 2 आदमी आए थे और मुंह पे गमछा बांधे हुए थे। फाइल कहाँ है उसकी? फाइल है ना सर, यहीं पर है। लेकिन साहब अब वो ही नहीं रही तो क्या केस और क्या फाइल? उसने लेटर में लिखा था कि यहाँ की पुलिस उसको कोऑपरेट नहीं कर रही है और रिश्वत भी लेती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मोहित को समझाया था कि उसके बीवी को घर पे रखे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था साहब। अब क्या उसके घर के बाहर पुलिस बंदोबस्त तो नहीं लगा सकते ना सर, इसके कारण वो भड़क गई। साहब हमने उसके पति को बुला के समझाया भी था, हाँ। लेकिन वो माना ही नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो आप लोग जा रहे हैं? फिलहाल आएंगे। फाइल निकाल के रखो, यहीं रुके हैं हम, होटल हरि निवास में। हेलो, चिरके, मुझे गड़बड़ लग रही है। ये पुलिस स्टेशन देखा? सर गांव का पुलिस स्टेशन ऐसे ही होता होगा। चलो। आज से तू यहाँ रहेगी। चल चल। हेलो। आप वहाँ खाना वाना तो ठीक से खा रहे हो ना? एकदम ठीक से। और शुगर टेस्ट किया? अरे कर रहा हूँ बाबा, टेंशन लेने का कोई काम नहीं। और मीठा तो मैं खाता क्या, देखता तक नहीं। अब टेंशन तो होगी ना, ऊपर से आपका फोन नहीं लगता। और मैंने बोला ना, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो काम कर, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम रहेगा ना तो दिन में यहाँ के पुलिस चौक में फोन किया कर। चलो को फोन बाद में करता हूँ। बाय। अरे हाँ आ जाओ। शिरके गुलाब जामुन अच्छा है। सर, हमारे रहते हुए ऐसा रूखा सूखा खाना खाओगे, ये क्या बात हुई सर? एक मिनट सर। और साहब ये तंदूरी है, स्पेशल है सर यहाँ। क्या ये, किसने बोला है भेजने के लिए? वो सर हमें लगा कि क्या लगा तुम्हें? हाँ उठा इसको, सर थोड़ा ले। उठा इसको। क्या बदतमीज लोग हैं ये शिरके। सर गांव की पुलिस है, ऐसे खिला पिला कर स्वागत सत्कार करने की आदत होती है। आप माइंड मत कीजिए सर। पता नहीं शिरके, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ की पुलिस, मानो सच कुछ और है और हमें कुछ और बताया जा रहा है। संध्या के बारे में कुछ पता है? क्या होता संध्या के साथ? मुझे नहीं पता ऐसा। तुम्हें पता है? वो संध्या, उसका पति तो बहुत मारता पीटता था उसे। कितनी बार तो मैंने ही देखा है साहब। इधर इधर आ। याला घेऊ का शिरके? सर जाने दीजिए, गांव वाले हैं, पुलिस से डर रहे हैं, कोई किसी के लफड़े में पड़ने नहीं चाहता है। फिर पूछताछ जारी रखो, कोई ना कोई हमें खबर जरूर देगा।
आइए। सर, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। साहब, आप संध्या के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ। साहब, लेकिन मैंने आपको कुछ बोला ऐसा किसी को बताना मत। डरो मत, बोलो। साहब, सच कहूँ तो बड़ी बदनसीब थी बेचारी। पति रोज मारपीट करता था उसे। अच्छा हुआ सब मर गई। साहब, संध्या के 4 टुकड़े करके उसे कुएं में फेंक दिया था। कौन से कुएं में? घर वाले किधर है रे इसके? साहब साहब साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब आप देखो साहब, मैं बोल रहा हूँ साहब साहब। दीदी, कुछ नहीं किया साहब। यार इतना सब होने के बाद में तेरे बीवी ने घर नहीं छोड़ा, इसलिए तूने उसे काट के मार दिया? साहब हमने नहीं मारा साहब, आप तो जानते हैं ना, हमने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। अब हमको क्या मालूम उसको किसने मारा किसने नहीं मारा। साहेब मेरी बात सुन, हे प्रकरण इथेच दाबून टाका। आप जो बोलोगे, जितना पैसा बोलोगे ना, मैं देने के लिए तैयार है। शिरके, लगता है ये कुआं कोई यूज नहीं करता, यहाँ कोई आता जाता नहीं। ए चड्डी, इधर कोई पानी भरने आता है? पहले आते थे सर, पर अब 10-12 दिन से कोई नहीं आता। क्यों? पता नहीं सर। जाओ। शिरके, कुएं के आसपास फॉरेंसिक करवा। अगर सच में संध्या को काट के इस कुएं में डाला है तो ब्लड के ट्रेसेस जरूर मिलेंगे। बेकार की बात है साहब, हमने खुद उसकी लाश देखी हुई है, उसके घर भी गए थे चौकसी करने। तो यहाँ के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसको मारकर उसके 4 टुकड़े करके कुएं में फेंका गया था? अब ये गाँव है, अभी लोगों को नहीं जानते साहब। आपसी दुश्मनी निकालने के लिए ये लोग सब ऐसी बातें बनाते रहते। और ये जो मोहित है ना साहब, ये पैसे वाला है, उसकी काफी जमीन है, ऊपर से इकलौता है। ये सब लोग ऐसा चाहते हैं कि इसको अंदर कर लिया तो इसके जमीन पर कब्जा कर देंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही है, संध्या ने लेटर में साफ साफ लिखा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और यहाँ की पुलिस उसको कोऑपरेट नहीं कर रही। तो हो सकता है उसका खून हुआ हो और उसके खून के ऊपर तुम पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो सर, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? वो तो हम पता लगा लेंगे। संध्या की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, इस बात की पुष्टि करने के लिए तुम्हारे पास कुछ मृत्यु प्रमाण पत्र है उसका? वो तो नहीं है साहब, लेकिन बनवा लेंगे। क्या मैंने ये सुना है सच है कि उसे काट कर उसको कुएं में फेंका गया था? काट कर? साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था साहब, लेकिन मेरी बीवी के साथ बलात्कार किया गया था, ये बात सच है। और वो किसने करवाया था ये मुझे मालूम है। किसने किया था? इसके और संध्या के सगे भाई ने। तुम्हारा भाई क्यों करेगा? ताई ने कहा था कि बाबा के घर पर मेरा और ताई का भी हक है, तो मैंने ये बात घर पे की तो गोपाल भाऊ और रुक्मणी वहिनी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं ताई के पास आ गई और ताई मुझे वापस लेकर गई थी गुस्से में वहां। ऐसे कैसे निकाल दिया आप लोगों ने इसको घर से? क्योंकि तेरी ये बहन यहाँ बैठ के ना बेकार की बातें करती थी। हक की बात करना कब से बेकार की बात करना हो गया दादा? और इसने जो कुछ भी कहा ना मेरे कहने पर कहा। ये घर और ये जमीन, इन दोनों पर हम दोनों बहनों का भी हक है। हक? कौन सा हक? तेरी जब ये शादी हुई थी ना, आई बाबा ने जितना भी सामान दिया था तुझे, उसमें तेरा हक खत्म हो गया। 50,000 के सामान के लिए तुम 20 लाख की जमीन और घर पर हक जताना जाते हो? देख, यहाँ खड़ी होकर ना बेकार की बातें मत कर। इस घर और जमीन में एक ढेला भी नहीं मिलेगा तुम दोनों को। देखती हूँ मैं कैसे नहीं मिलेगा हमें हमारा हक। मैं भी देखती हूँ तू क्या करती है। पता है ना मेरा भाई कौन है? जान से मारकर ऐसा गायब करेगा ना कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ए वहिनी, ये धमकी ना किसी और को देना। ताई तू चल यहाँ से। ताई चलना। चल निक। रुक्मणी वहिनी के भाई कुंदन, वह भी जेल में है और अंदर से भी गलत काम करते हैं। और फिर ताई का रेप हो गया। ताई ने न्याय की बहुत गुहार लगाई जीजू से, पर जीजू ने। अच्छा, तो तुम्हारे जीजाजी ने तुम्हारी बहन और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाला और तुम इसी घर में रह रही हो? ये साहब नहीं निकाला, और निकाला भी तो वापस लेके भी आया साहब।
मैं कह रहा हूँ ना, ये उसी ने सब करवाया बलात्कार। और खून? साहब खून वून कुछ नहीं हुआ साहब, मेरी बीवी दिल का दौरा पड़ने से मरी है। कहाँ रहते तेरा भाई? आगे वाले गांव में। संध्या का बलात्कार? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता सर। लेकिन उनके घर वालों का तो कहना है कि तुम्ही ने उसका बलात्कार करवाया। मैं अपने बहन का बलात्कार क्यों करवाऊंगा? हाँ, मेरा झगड़ा था उसके साथ, लेकिन साहब मैं इतना भी नीचे नहीं गिर सकता। अपनी छोटी बहन कविता को घर से बाहर निकाला था ना तूने? हाँ, वो यहाँ बैठ के बेकार की बातें जो करती थी। अच्छा एक बात बता, इस संध्या के साथ क्या हुआ? उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई या उसका खून हुआ? पता नहीं साहब, हमें तो बाहर से पता चला कि संध्या मर गई है। कुछ लोग कह रहे थे कि उसको दिल का दौरा पड़ा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उसको काट के फेंक दिया। तुम्हें क्या लगता है? मारा होगा साहब। वो जो मोहित है ना, वो संध्या को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अरे बाबा कहीं बोलशील की नहीं? लक्ष्मी आ रही है घरात, खुशी का मौका है भाई। क्या खुशी का मौका? मैं पहले ही बोल रहा था ये बच्ची को गिरा दो, मगर नहीं, अब तो इसकी बच्ची वाली भी निकल गई। अब कहां से आएगा बेटा? हाँ तो ये बेटी तो है ना हमारी, इसके सहारे जिंदगी काट लेंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी और ऐसी जिंदगी। और ऐसे में उसकी मदद करने के बजाय तुम लोगों ने कविता को भी घर से बाहर निकाल दिया। तुम लोगों ने संध्या के केस की तहकीकात अच्छी तरह से क्यों नहीं की? हो सकता है उसके भाई ने उसका रेप करवाया हो या पति ने रेप करवाया हो, क्योंकि उसका पति उसको साथ में रखना नहीं चाहता था। वो सर, क्या वो क्या? मुझे तो शक है उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, उसका मर्डर हुआ है। नहीं। और तुम लोगों ने पैसा लेकर वो रफा दफा किया है केस। अगर सच में ऐसा निकला ना, तुमको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अरे बोला ना नेटवर्क नहीं था। हाँ, तो पुलिस स्टेशन की लैंडलाइन पे फोन करने का। कहाँ फोन करूं? वहां का नंबर देख रही थी मैं ऑनलाइन, पर किसी चौकी का नाम ही नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है भाग गए। शिरकी सर्च करो। कड़े सर, अंदर ये FIR रजिस्टर मिला, ये देख, गाने लिख रखे। सिर्फ बैंड बजाऊंगा ना उनकी शिरकी, देखो चुना लाका किया है। इधर कर, सीधा कर। ये लोग कहाँ गए? अरे बोल नहीं सकता, गूंगा है। ये नकली पुलिस स्टेशन है, ये लोग भी नकली थे। तेरे को पता था? चल लिख के बता, कौन थे वो लोग? लिख के बता, कौन थे लोग? मैं इस गांव में रहता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं था। उन लोगों ने कहा मैं तुम्हें पैसा दूंगा, इसमें मेरी कुछ गलती नहीं, मुझे माफ। तो संध्या के साथ क्या हुआ था? गांव में देखो मनोहर है या गायब हो, उसको ढूंढ के निकालो। ठीक है सर। चल। फोड़ो तलवार, फोड़ो उसका। फोड़ तलवार उसका। खुदा बोल। साहब वो संध्या थी ना, इस नकली पुलिस स्टेशन के आड़ में एक बेचारी महिला पर अत्याचार हो रहा था। उसकी लाश का क्या किया? काट दिया साहब उसको। रुक रुक रुक, आराम से साफ करो, हाथ से साफ करो। चीर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और देखो ये संध्या की बेटी किट्टू कहाँ? हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां कोई नकली पुलिस वाला बनकर आम जनता को परेशान कर रहा होता है, उनसे पैसे ऐंठ रहा होता है,
लेकिन कैलाश और दर्पण ने तो पूरा का पूरा नकली पुलिस स्टेशन ही बना दिया था। अगर संध्या ने वो चिट्ठी ना लिखी होती तो उसकी मौत के साथ साथ उसकी कहानी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। संध्या को क्यों मारा? मैंने संध्या को नहीं मारा साहब। वो संध्या का केस रफा दफा करने के लिए पैसा दिया ना तूने? आप साहब, वो पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए थे साहब, मेरे को सजा दिलवाने वाले थे। ऊपर से बाबा ने भी संध्या का रेप कर दिया था साहब, तो डर तो लगेगा ही ना। तरस खा के रेप किया तूने, और जब उसने लेटर लिख के पुलिस को बताने की कोशिश की तो तूने मुझे मत मारो साहब, मैंने नहीं मारा। किट्टू के बारे में झूठ क्यों बोला? तेरी बहन के घर पे नहीं हो, कहाँ है? तो साहब हम लोग डर गए थे ना, घाबर लो ना साहब कि मुझे आप भी पहले गायब हो चुकी थी। मैं आपको सब बता रहा हूँ, संध्या ना संध्या उसके भाई ने मारा होगा। अरे साहब गलत बात कर रहे हैं वो लोग, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें तो बड़ा घमंड था ना अपने भाई पर। साहब मैंने तो बस उसे डराने के लिए कहा था, और वैसे भी कुंदन क्या करेगा, वो तो पहले से ही जेल में बंद है। और साहब हमें कविता को घर में नहीं रखना था, इसलिए हमने कहा था। उस दिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया तुम्हारी बहन संध्या का खून हुआ था? क्या बताती सर, जीजाजी ने मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखा था, मारते थे पीटते थे, शादी करना चाहते हैं वो। ताई ताकत थी मेरी, ताई के जाने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। भाऊ और वहीनी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सर मेरे किट्टू को ढूंढ दीजिए सर, वो मेरी ताई की आखिरी निशानी है। सर संध्या की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर संध्या की बॉडी को किसी कुल्हाड़ी जैसी चीज से काटा गया, और फॉरेंसिक टीम को कुएं के आसपास संध्या के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले। कितनी शर्म की बात है शिरके, संध्या पुलिस के पास मदद मांगने आई थी, और ये दर्पण और कैलाश ने नकली पुलिस बनकर उसका शोषण किया। संध्या एक बहादुर औरत थी, अगर नकली पुलिस स्टेशन गांव में नहीं रहता तो शायद संध्या शहर के पुलिस स्टेशन में मदद मांगने जाती, और आज वो बच जाती। किट्टू का कुछ पता चला? सर फिलहाल तो उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। मैंने किट्टू की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दी है, और अपने खबरी नेटवर्क को भी अलर्ट कर दिया। वैसे सर मैंने संध्या की फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। सर एक अजीब बात सामने आई, मोहित के फोन पर लगातार 2 लोगों के फोन आ रहे थे, किशन और प्रभात। और जिस दिन संध्या का रेप हुआ, मोहित कह रहा था कि वो बीज लेने शहर गया हुआ था, लेकिन सर वो झूठ बोल रहा था। और सर फोन लोकेशन के अकॉर्डिंग वो गाँव में ही था। उसी दिन मोहित के फोन पर किशन का फोन आया, और उसके बाद उन दोनों की फोन की लोकेशन जहाँ संध्या का रेप हुआ था उसी जगह की है। लेकिन और दोनों को सब हम दोनों ने मोहित की बीवी को बलात्कार किया था साहब। मोहित ने हमें वो बलात्कार करने के लिए पूरे 5,000 रुपए दिए थे साहब। मैंने अपनी बीवी का बलात्कार करा है। मुझे कविता बहुत पसंद थी साहब, मैं उससे शादी करना चाहता था, मुझे बेटा भी चाहिए था साहब। पर फिर भी वो तेरे घर से नहीं गई तो तेरे बाप ने उसके साथ बलात्कार किया, फिर भी नहीं गई तो तुम दोनों ने उसको मार दिया। नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब, कसम से साहब हमने नहीं मारा। तूने बेटे के लिए तेरी बीवी का मर्डर कर दिया, पता नहीं बेटी का क्या किया। क्या ऐसा तो नहीं कि उसे तेरी हैवानियत का शिकार बना दिया? जब तक सच नहीं बोलता इसको मारते रहो। अरे नहीं साहब, नहीं। सर दर्पण और कैलाश को गांव में देखा गया है। गलती होगी साहब, गलती होगी। ए ऑर्डर होगा बता। सर आईपीएस बनना चाहता था साहब, लेकिन क्रैक नहीं कर पाया। पुलिस तो बनना ही था साहब, तो हमने ये नकली पुलिस स्टेशन खड़ा किया, नकली पुलिस वाले बन गए। संध्या को क्यों मारा? नहीं साहब, हमने नहीं मारा साहब। संध्या को नहीं मारा साहब। क्यों नहीं मारते? उसके साथ तुमने रेप किया था, उसने धमकी दी सीनियर को बताने की। तुम्हें लगा ये नकली पुलिस स्टेशन पुलिस का काम चले जाएगा, इसलिए तुमने मारा उसको। नहीं साहब, हमने संध्या को नहीं मारा साहब। उसके बच्चे का क्या किया? किट्टू कहाँ है? हमको कुछ नहीं मालूम साहब। हमको कुछ नहीं मालूम साहब। त्यांना सगळं माहिती सोलून काढ यांना। सर चाय एक्स्ट्रा शक्कर है ना? हाँ सर डाक लेना। सर ये देखिए वीडियो वायरल हुआ है। राजू किराना स्टोर नायगांव, मतलब किट्टू मुंबई में।
ये तो बगल वाले मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए थे। पूरा लगी हुई है। हमारे साथ आ जाओ। आंटी आंटी क्या है ये? ऐसा गलत काम नहीं करने का। अच्छे बच्चों तेरे फोटो देखो। ये लड़की को जानता है? ए, क्या हो रहा है ये? क्या पूछा बच्चे से? निकाले यहाँ से। सर, पुलिस वाले से ऐसी बात करते हैं? सॉरी सर। बच्चों से गलत काम करवाते हैं ना, तो चोरी का? नहीं सर। किट्टू कहाँ है? किट्टू कहाँ है? किट्टू किट्टू कहाँ है? गर्मा गर्म वड़ा पाव। यस, भूख लगी है ना? अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे भाई को किसने मारा था? देखा तुमने उसे? हाँ। किसने? शर्म आनी चाहिए तुम। लेके चलो इनको। ताई मुझसे हमेशा कहती थी कि अपने हक की लड़ाई लड़, तो मैंने अपने हक के लिए लड़ी। मुझे लगा था कि उसका रेप हो गया तो वो चली जाएगी, लेकिन वो नहीं गई। उसका पति उसे नहीं, मुझे पसंद करता था। कहाँ जाती मैं? मुझे भी तो घर चाहिए था, परिवार चाहिए था, पति चाहिए था। बहू और वहिनी ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो नहीं मानी तो मैंने उसे मार दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस बहन ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, तुम्हारे हक के लिए लड़ी, अपने घर में आसरा दिया, उसी को तुमने मार दिया। कोई बहन अपने बेहतर जीवन के लिए अपनी ही सगी बहन की हत्या कैसे कर सकती है? संध्या भले ही छोटे गांव में रहती थी, लेकिन उसे अपने अधिकारों का पता था। उसने ना सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया। ऐसे में ही हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ गलत होता हुआ देखें तो उसके बारे में पुलिस को सूचित करें, और अगर पुलिस उस पर कार्यवाही नहीं करती है तो वहां के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की सूचना दें। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज देश के हर छोटे बड़े शहर में महिलाएं अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए तरह तरह का काम कर रही हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट का दौर है। आज हम महिलाओं को हर तरह का सपोर्ट देने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस विचार की एक अलग तस्वीर भी देखने को मिलती है। आज का एक केस विभा नाम की लड़की से जुड़ा है, जो एक तेजी से बदलते शहर मेरठ में अपना खुद का वजूद बनाना चाहती थी, लेकिन एक रात उसके साथ वो हुआ जिसने उसका वजूद ही हिलाकर रख दिया। हमारे समाज में एक औरत का वजूद सिर्फ उसका जिस्म है। हम सोचते हैं हमें अपने दर्द भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, पर मैं अपना दर्द अपने अपनों से भी नहीं बांट पा रही थी। बस एक झूठी मुस्कान लेकर आगे बढ़ने की सोच रही थी। रेडी हो गई विभा? हाँ पापा, लेकिन पापा इस बार का संडे आपके साथ नहीं बिता पाऊंगी। वो प्रॉपर्टीज के क्लाइंट ना संडे को ही ज्यादा अवेलेबल होते हैं। विभा दीदी, हाँ, राइड पे चलोगी मेरे साथ? इसी बार आपको ऑफिस भी ड्रॉप कर दूंगा। मुझे ऑफिस छोड़ने की बजाय ना थोड़ा पढ़ ले, कल एग्जाम है तेरा। अगर अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो आइलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। समझाओ पापा इसको। इसे आइलैंड भेजने के लिए तूने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, अब मना इसे। अच्छा कमाने लगी है, लेकिन बेटा कभी अपने बारे में भी सोच ले थोड़ा। जब देखो तब बस काम के पीछे पागल, न खाने पीने का होश है और ना ही टाइम से घर आने की फुर्सत। अब शंकर जी आप ही समझाइए इसे कुछ। जमाना कैसा है आपको पता है ना। पापा, मम्मी की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। और मम्मी, जमाना खराब है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जीना छोड़ दें। और मुझे ना ये घाटे का सौदा बिल्कुल पसंद नहीं है। सर, मेरे पिछले 15 डील्स की कमीशन बाकी है सर। कुल मिला के 7 से 7.5 लाख रुपए हो गया है। सर प्लीज, मेरे भाई को मुझे आइलैंड भेजना है सर। प्लीज मुझे पैसे चाहिए, प्लीज सर। उसकी डोंट वरी विभा, जब चाहिए तब ले लेना। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, वो दिल्ली वाली पार्टी का क्या हुआ?
उसकी डील का क्या स्टेटस है? मुझे नहीं लगता उसे घर खरीदना है। वो बस 1 महीने से मुझे इधर उधर घुमा रहा है। जो घर दिखाओ बस उसकी फोटो निकालता है। पसंद एक भी नहीं करता। एकदम टाइम पास पार्टी है सर। अरे टाइम पास नहीं, वो दिल्ली की बहुत मोटी पार्टी है। उसे घुमाओ फिराओ, फंसा लो। हाँ माँ, मैं आ रही हूँ। अरे बस कॉलेज से निकली हूँ, पहुंच जाऊंगी। जी हाँ आ रही हूँ। चोर पकड़ो, चोर। हेलो पुलिस। ग्राउंड में भी देख लिया, पड़ोसियों से पूछ लिया, और कहाँ जाते? कासिफ का कुछ पता चला? तो मैं मना करा था ना मैंने, कासिफ को बाहर मत जाने देना। बेटा, इसमें बहू की क्या गलती है? कासिफ जब हमसे नहीं संभलता तो ये क्या संभाल सकती है उस? बेटा, तुमने कासिफ को आखिरी बार कब देखा था? पापा, मैं उसके लिए सूप बना रही थी, पता नहीं कब बाहर निकल गया, मुझे पता भी नहीं लगा। और वरना मैं ध्यान रखती ना उसका, आप जानते हैं ना। हाय, तुम्हारा भाई कासिफ? सुबी, क्या है ये? वो क्या है ना, इसको देखकर ना मेरा खून उबलता है, खून सुखाने में लगी। चोरी करता है। बार जेल जाके अक्ल नहीं है तुझे? सर, उस आदमी के पास से 25 चोरी के मोबाइल फोन्स मिले। वो आदमी कोई और नहीं, नामी चोर पोनी है। कि पोनी तो अंदर था। सर वो मोबाइल चोर बोल रहा है कि उसके चुराए हुए मोबाइल में से एक मोबाइल उसे एक लाश के पास मिला है। लाश? वो एक लड़की की लाश थी साहब, 1 महीने पुरानी बात है। वो मेरठ हाईवे के पास जंगल है ना साहब, उस रात चोरी करके मैं वहाँ से भाग रहा था। मैंने सोचा था कि जंगल में छुप जाऊंगा, लेकिन तभी अचानक से पैर में एक बैग फंस गया। वो लेके मैं जा ही रहा था तो अचानक से साहब, कल को आपको पता चले कि वो मोबाइल उस लड़की का है जिसका मर्डर हुआ, तो आप सीधा मेरे पे मर्डर केस ठोक दोगे ना, इसलिए मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ साहब। अच्छा, तो मर्डर केस से बचना है तुझे? साहब मैंने नहीं किया मर्डर, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। लाश के पास तुझे कौन सा मोबाइल मिला था, ये बोल। ये था साहब। पक्का ये था ना? हाँ सब यही था। तब सिम कार्ड था इसमें? बोले तब था साहब, मैंने निकाल के फेंक दिया वहां पे। याद है ना मैंने क्या समझाया? कासिफ बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? अरे हो झील के पास पहुंच गया था, वहीं खेलते खेलते गिर गया होगा। वो तो मेरे एक दोस्त ने देख लिया, फोन करके बता दिया मुझे। फालतू में डर रहे थे। शुक्र है अल्लाह का बेटा। अरे अंदर लेके जाइए ना। हाँ, पट्टी उट्टी करो आरजू की। हाँ बे, हाँ मिल गया। हाँ बोलो। कासिफ को छोड़ने की कीमत याद है ना तुम्हें? इधर साहब अंदर झाड़ी में लगा, देखे थे सब वहाँ। सर, ये मोबाइल चोर तो बोल रहा था कि इसने 1 महीने पहले लाश के पास से मोबाइल चुराया था, लेकिन 1 महीने तक ये लाश यहीं पड़ी रहे और किसी को दिखे ना, भरोसा करना मुश्किल है। तो लाश की कंडीशन देख के लग रहा है कि मर्डर काफी पहले हुआ है, वो भी मल्टीपल फायर। और अगर मल्टीपल फायर हुए हैं तो ये तो बुलेट है सर। इसने बताया था कि मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर तोड़कर फेंक दिया था। सबको बोलो चेक करें कि यहाँ पे कोई टूटा हुआ सिम कार्ड मिलता है क्या। सर
किया इलाज? हाँ? तो साहब मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैंने तो बस लड़की की लाश देखी थी, ये लाश नहीं देखी साहब मैंने। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलेगा तू। लोगों में लेके जाओ इसको और को साले को लेके जाओ। इन दोनों लाशों के बीच लगभग 100 मीटर का फासला। लड़की को शूट किया गया और लड़के को जलाया गया। लेकिन सर दोनों मर्डर्स की मोडस ऑपरेंडी अलग है। अगर ये दोनों मर्डर काफी पहले हुए हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों के घर वाले इनको ढूंढ रहे होंगे। मनीष, आसपास के सभी थानों में पिछले 1 महीने की मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो। और फाइनली हमारे पेरेंट्स के शादी के 25 इयर्स कंप्लीट। 25 साल से ये जोड़ी हिट है। बेस्ट कपल एंड बेस्ट 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 मम्मी पापा। अपनी हंसी से सबको खुश रखते थे। अचानक से एकदम सब कुछ बदल गया। 1 महीना गुजर गया और विभा को हमेशा समझाती थी उसको कि बेटा संभल के रहा कर, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मम्मी, विभा दीदी आ जाएगी। और पापा, मेरे फ्रेंड के फादर की एमएलए से बोलचाल है, हम उनसे बात करते हैं ना, वो पुलिस पे प्रेशर डालेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। सर लाश इतनी लेट रिकवर हुई कि रेपिस्ट का डीएनए नहीं मिल सका, पर सर लड़की का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज्ड है सर। लेकिन ये दोनों हत्या एक साथ नहीं हुई है। इस लड़के की हत्या इस लड़की की मर्डर के तकरीबन 1 हफ्ते बाद हुई है। मतलब जिस दिन इस लड़की का रेप और मर्डर करके उस एरिया में से फेंक दिया गया, उसके 1 हफ्ते के बाद इस लड़के को बेहोश करके मारा गया उसी एरिया में। यस सर। इन दोनों के किलर एक होते हैं। लड़की का रेप और मर्डर करने के बाद वो क्राइम सीन पर 1 हफ्ते के अंदर ही दोबारा आने का रिस्क क्यों लेते हैं? तो मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों केस अलग अलग हैं? इस लड़के का केस जितना अटपटा है उतना ही लड़की का केस सेंसिटिव है। लड़की को रेप करके मारा गया है। ऐसा कोई भी विकृत मानसिकता का आदमी कर सकता है। मुझे नहीं पीना है गंदा सूप। कासिफ, कासिफ चलो बैठो बैठो। ये सूप आपको सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी स्ट्रांग बनाएगा। आप भी मुझे बेअकल समझती हो? अरे बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत स्मार्ट हो। मैं स्मार्ट लगता हूँ आपको? जी, और अगर आप ये हेल्दी फूड खाओगे तो आपकी स्मार्टनेस और बढ़ जाएगी। चलो फिनिश करो। तुम जाओ चाय बनाओ, मैं खाना खिलाता हूँ। जाओ। इतना करंट लगा तेरे दिमाग में, इतने झटके लगे फिर भी दिमाग ठिकाने नहीं आया तेरा। पता नहीं किस मिट्टी का बना है। फिनिश करे सर। तुम्हारी जूबी की खून की एक एक बूंद का कर्ज है तुम पे। कासिफ को छोड़कर कन्नी काट ली मुझसे। देखा तुमने मैंने क्या लिखा है? मेरी मौत का जिम्मेदार तुम और तुम्हारा भाई कासिफ होगा। रोशन जी, आपकी चाय। अरे अरे क्या हुआ? करंट लगने वाला है। हाँ, करंट लगने वाला है? तो फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है जो बुलेट्स हमें लड़की की डेड बॉडी से मिले थे वो इन्हीं छल्लों के जो हमें क्राइम सीन से मिले थे। 0.9 mm बोर की कंट्री मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया इस मर्डर में। खबरों को काम पर लगा दो और इलीगल्स आर्म्स सप्लायर्स की डिटेल निकालो जो इस तरह की 9 mm कंट्री मेड पिस्टल बेचते हैं। उनसे हमें लड़की के रेपिस्ट और किलर्स की कोई लीड मिल सकती है। हाँ बोलो। सर उस लड़की के मोबाइल के IMI नंबर से पता चला है कि वो फोन विभा नाम की लड़की का था और सर विभा मेरठ की रहने वाली थी। सर 16 अक्टूबर की रात को उसके पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी दौलतपुरा थाने में। लाश के पास से हमें कपड़े मिले, क्या ये विभा के हैं?
शामली के इलाके में मिली और आप लोग रहते हैं मेरठ में। 16 अक्टूबर की रात जब वो मिसिंग हुई तो क्या वो यहाँ शामली आने वाली थी? सर उस रात को वो अपने ऑफिस से सीधा घर ही आने वाली थी। उसका ऑफिस भी मेरठ में ही है। मेरठ पुलिस से हमें पता चला कि विभा अपने ऑफिस से शाम को 7 बजे निकल गई थी। तो यहाँ शामली इलाके में आपका या विभा का कोई जानने वाला रहता है? नहीं सर। विभा का कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो वो हमसे छिपाती नहीं। आप लोगों को किसी पर शक है? सर सच बताएं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। अब पता लग रहा है कि तुम्हें मेरे खून की भी परवाह है और अपने भाई के खून। जुबी, देखो मैं मानता हूँ कि मेरे भाई की वजह से हम एक नहीं हो पाए, लेकिन हम पहले की तरह दिल्ली में रहकर भी मिल सकते हैं ना। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? जाना पड़ेगा। मैं स्मार्ट हूँ और आप सुपर स्मार्ट। आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। कासिफ, आप भी बहुत प्यारे हो। आपके दांत बड़े सुंदर हैं और थोड़ा स्माइल दो ना। आपकी आईज, आपके लिप्स। कासिफ, अच्छा कासिफ, उस दिन आप क्या कह रहे थे वो करंट लगने वाला है? वो तो सीक्रेट है। दिल्ली का प्रदूषण आपको फिर से मेरठ खींच लाया। मैं तो हमेशा के लिए मेरठ में बसना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जो ये एजेंट है विभा, वो मेरा घर बसा ही नहीं पाया। खैर, ये बताओ कोई और है? और मतलब घर या घर दिखाने वाली? एक मिनट मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, इमरजेंसी है। शामली? सर विभा शामली क्यों गई मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। उस दिन जब वो ऑफिस से गई थी तो उसने मुझे ऐसी कोई बात बताई भी नहीं थी। सर कल मैं डायरेक्टली साइट पे आ जाऊंगी। वो मोदी नगर प्रोजेक्ट का फ्लैट दिखाना है क्लाइंट को। हाँ, लेकिन क्लाइंट को हाथ से जाने मत देना। फंसा लेना। जा जाओ। ओके सर। रात वो करीब 7-7:15 बजे ऑफिस से निकली थी, तो मुझे लगा था कि वो घर गई होगी। हमें पता चला है कि शामली में भी तुम्हारे कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट है। हाँ है, लेकिन विभा शामली का एरिया नहीं देखती थी। वो तो मेरठ और मोदी नगर ही देखती थी। देख नादिर, विभा का सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ है बल्कि गैंग रेप भी हुआ है। अगर तू कुछ भी झूठ बोल रहा है ना तो अभी। सर हमारा धंधा एजेंट्स के भरोसे ही चलता है और विभा मेरी बेस्ट एजेंट थी। मैंने भी एक एफिशिएंट एजेंट खोई है सर, और आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। ये नादिर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसके बारे में सब कुछ पता करो और विभा के कलीग से भी मिलो, शायद उनसे कुछ मिल जाए। सर, अरे 1 महीना के ऊपर हो गया, हम तुमको देखे तक भी नहीं है और तुम हमारा फोन काट दे रही हो। तबरेज, मैंने कहा ना मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तो ठीक है ना, एक बार मिल लेते हैं यार। नहीं तुम सब। कासिफ, ऐसे किसी के कमरे में नहीं झांका करते। कासिफ क्या क्या कर रहे हो? कासिफ क्या कर रहे हो तुम? कासिफ क्या कर रहे हो तुम? कासिफ! मैंने यूपी दिल्ली की काफी मिसिंग कंप्लेंट्स स्कैन की, लेकिन उसकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिला। हाँ मनीष बोलो। सर विभा के कुछ कलीग से पता चला है कि विभा का तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए बकाया था नादिर पे, और नादिर उसे पिछले 3 महीने से टाल रहा था। विभा का इतना सारा बकाया था नादिर पर, तो इसके बारे में विभा के पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। विभा दीदी ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन 1-1.5 महीने पहले। मोबाइल बंद कर और पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरे आइलैंड जाने के लिए पैसों का बंदोबस्त कर दिया है मैंने। विभा दीदी ने कभी ये तो नहीं कहा कि उन्होंने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया, लेकिन वो श्योर थी कि मुझे आयरलैंड भेजने के लिए पैसों को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने नादिर को लेकर कभी कुछ? नहीं सर, नादिर सर के बारे में कुछ नहीं कहा। आरज़ू बेटा, कासिफ में अक्कल नहीं, उसके तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। बेटा हिम्मत रख, मैं रोशन को वापस बुलाता हूं।
अरे पापा, अरे ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? रोशन का फोन है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मालूम किया हमने, गन है ना तेरे पास, जिसे लेकर तू अपने भतीजे की शादी में नाच रहा था? इसी गन की नोक पर तूने विवाह का रेप किया है ना? अब ये बोल, और कौन कौन थे तेरे साथ? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये माना कि मुझे विवाह को 7 लाख रुपए देने थे, लेकिन सिर्फ 7 लाख रुपए के लिए तो तू ऐसा करेगा नहीं। अब ये बोल, विवाह के साथ तेरी क्या दुश्मनी थी जितनी ज्यादती की तूने उसके साथ? सर विवाह के लिए मैंने कभी भी गंदी नजर नहीं रखी सर, और ये जो गन है इसके लिए मेरे पास लाइसेंस है सर। सर वो गन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए ली थी, और विवाह के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया था सर। लेकिन सर एक आदमी ऐसा है जो ये कर सकता है सर। अच्छा, कौन है वो आदमी? सर मेरा क्लाइंट है पुष्कर, बहुत ही अजीब टाइप का इंसान है। विवाह के मर्डर के करीब 1 महीने पहले विवाह ने उसको बार बार लगातार कई घर दिखाए। There's no place like home. और जैसा घर आपको चाहिए, ये घर बिल्कुल वैसा ही है पुष्कर जी। अब पुष्कर जी सॉरी, प्लीज नो फोटोज। एक्चुअली हमारी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। ओके फाइन। वैसे मुझे प्रॉपर्टी पसंद है। ओह नाइस। वैसे थैंक गॉड आपको कुछ तो पसंद आया। विवाह में हर चीज बहुत सोच समझ के पसंद करता हूँ, और एक बार कोई चीज मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने देता, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। अब तो खुश हो ना तुम? अब तो परेशान नहीं करोगी मुझे? सर नादिर की पिस्टल लाइसेंस है, उसकी पिस्टल से विवाह का मर्डर नहीं हुआ। विवाह का मर्डर करने के लिए 0.9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जबकि नादिर की पिस्टल 0.8 mm की है। नादिर अपनी लाइसेंस पिस्टल का इस्तेमाल तो करता नहीं, और नादिर जैसे आदमी के लिए किसी दूसरी पिस्टल का इंतजाम करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सर वो जिस पुष्कर का नाम ले रहे हैं उसका नंबर विवाह के कॉल रिकॉर्ड्स में है। पुष्कर के अलावा और भी कई क्लाइंट्स के नंबर हैं विवाह के कॉल रिकॉर्ड्स में। इस पुष्कर को लेकर और विवाह के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद सभी नंबर को अच्छे से स्कैन करो। राइट सर। पीछे हटो, पीछे चेक करो इन सबको। सिंह सर, ये गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है पता करो, और आसपास लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने किलर को देखा होगा। सर सर मैं क्यों मारूंगा विभा को? मैं तो पसंद करता था सर उसे। पसंद करता था? हाँ सर मैं करीब 1 महीने से मिल रहा था उससे, और पहली बार देखते ही सर मुझे उससे प्यार हो गया था। और सर मैं अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहता था, इसलिए थैंक यू सो मच। फाइनली आपको कुछ तो पसंद आया। विवाह में हर चीज बहुत सोच समझ के पसंद करता हूँ, और एक बार कोई चीज मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने देता, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये सब बोल के आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं विभा, देखो कोई भी घर घर तब कहलाता है जब उसमें लोग रहते हो, और मैं तो सिंगल हूँ, इसलिए मैं एक घर के साथ साथ एक लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहा हूँ। देखो मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना शराब पीता हूँ, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, और मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट भी नहीं है। देखो पुष्कर जी प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझिए, मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ। इंगेज्ड? मतलब विभा ने तेरे से कहा था कि उसकी शादी होने वाली है? हाँ सर, उसने मुझे यही बोला था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने तो हम जैसी कोई बात नहीं बताई। क्या?
रोशन, रोशन। सर, रोशन एक हफ्ते से अपने कारोबार के सिलसिले में जयपुर गया हुआ था सर। वो आज ही दिल्ली लौटने वाला था। अच्छा सलामत जी, आप बता सकते हैं कि रोशन की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। रोशन की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी सर। नहीं सर, वो लड़का जरूर झूठ बोल रहा है। विवाह कभी इंगेज थी ही नहीं। देखिए शंकर जी, हम पुष्कर की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि विवाह की जिंदगी में वाकई में कोई लड़का हो जिसे वो पसंद करती है। प्रेजेंट में ना सही, पास्ट में सही। सर, विभा का कोई अफेयर नहीं था, लेकिन हाँ 4 महीने पहले हमने उसकी एंगेजमेंट करवाई, पर वो रिश्ता भी टूट गया। किससे करवाई थी आप लोगों ने एंगेजमेंट उसकी? आलोक सचदेवा, एनआरआई है सर, हमारे पड़ोसी जस्सी की जान पहचान का लड़का। शंकर जी कहने के लिए आयरलैंड से हैं, लेकिन उनको शादी इंडियन लड़की से करनी है। एकदम स्वदेशी विचार है, अभी तक भारतीय संस्कार बसे हुए हैं। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मेरी पहले भी शादी हुई थी, लेकिन चल नहीं पाई। हमारा डिवोर्स हो गया था। और सर, विभा भी इस शादी के लिए तैयार हो गई थी। हमने तो शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। विभा, अरे ओ विभा, देख तो ये कैसा लग रहा है। क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? अरे दीदी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं भी तो आयरलैंड रहूंगा ना, आप बोर नहीं होंगे वहाँ? हाँ शुतोष, पर हम दोनों आयरलैंड चले जाएंगे तो मम्मी पापा यहाँ अकेले पड़ जाएंगे ना। नहीं बेटा, जब हमारा मन नहीं लगेगा ना तो हम आ जाया करेंगे तुझसे मिलने। पर पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटा, क्या? मैं आपको और मम्मी को छोड़ के इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहती। सर, अपने चाहता कि वो अपना फैसला बदल ले, लेकिन हम उसे फोर्स नहीं करना चाहते थे, इसलिए रिश्ता तोड़। ठीक, आप लोग हमें इस आलोक और उसकी फैमिली की डिटेल दीजिए। आलोक सचदेव की भूमिका पता करने के साथ साथ विभा के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद हर नंबर को खंगाला जा रहा था। कई इल्लीगल आर्म डीलर्स, सेक्स ऑफेंडर्स और हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप किया जा रहा था। वहीं विभा के साथ मिली लाश की पहचान का कोई क्लू नहीं था और उसे अज्ञात लाश मानकर। तबरेज, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे फोन मत करो, अभी रोशन का मर्डर हुआ। अगर किसी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख। किससे बात कर रही थी? हेलो हेलो, तबरेज? ये तबरेज कौन? कहीं इसके लिए तुम दोनों ने मेरे बेटे को तो नहीं मरवा दिया ना? बस कीजिए, आप मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए, वरना मैं भी सबको बता दूंगी कि आपके छोटे बेटे ने मेरे साथ क्या किया। ये बोलकर तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकती हो। सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। रोशन जयपुर का ही बोल के गया था, लेकिन मर्डर से 1 हफ्ते पहले तक रोशन का फोन हिमाचल के किन्नौर में एक्टिव था। वैसे ये जुबीना शेख कौन है? जुबीना? हाँ जुबीना। रोशन अक्सर इसको कॉल किया करता था। इनफैक्ट जुबीना का फोन रोशन के साथ किन्नौर में ही एक्टिव था। दोनों का अफेयर था क्या, जो 1 हफ्ते तक दोनों साथ में थे? सर, जुबीना उसके साथ में कॉलेज में पढ़ती थी, मुझे नहीं मालूम वो दोनों साथ में थे। एक मिनट। हेलो सर, जुबीना के घर पे ताला लगा हुआ। सर, आलोक सचदेवा के बारे में पता किया, जिससे विभा की शादी होने वाली है। आलोक और उसकी फैमिली तो पिछले 2 महीने से आयरलैंड में ही है। पर क्या ये लोग वाकई में विभा के रेप और मर्डर में शामिल होंगे? एक बात अटपटी लग रही, विभा ने अपनी मर्जी से रिश्ता किया था और फिर खुद ही तोड़ दिया। क्या वजह हो सकती है इसकी? मेरठ की रहने वाली विभा का मर्डर होता है मेरठ से कोई 60-70 किलोमीटर दूर शामली इलाके में। मर्डर वाली रात को विभा शामली इलाके में क्यों गई? सर, विभा का अफेयर हो, इस एंगल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रेपिस्ट विभा और उसकी फैमिली से कनेक्टेड ना हो। ये कोई रैंडम सेक्स ऑफेंडर्स हो जिन्होंने विभा को किडनैप किया, उसका रेप किया और मार के फेंक दिया। 1 हफ्ते से रोशन उस जुबीना के साथ है और आप मुझ पर शक कर रहे थे। और ये कासिफ, ये भी उसी मिट्टी का है जैसा रोशन। हाँ, सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़ूंगी नहीं मैं आप लोग को, देख लूंगी सबको। निकल लगा क्या इस घर में, और यहाँ पर देखो।
कहाँ भाग रही हो आरजू? कवरेज तो हमारे पास, लॉकअप में। सर मैं सर हम मानते हैं कि आरजू के साथ हमारा अफेयर था शादी से पहले, लेकिन हम उसके पति को नहीं मारे सर, हम सच कह रहे हैं। सर तबरेज मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन मैं उसे भूलकर अपने शौहर रोशन के साथ जिंदगी बसर करना चाहती थी। मैं रोशन को नहीं, रोशन मुझे धोखा दे रहा था। और इसीलिए तुमने और तबरेज ने मिलकर रोशन को मरवा दिया, और जुबीना को भी उन्हीं किलर्स ने गायब किया था ना? सर मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है, मेरे साथ तो उल्टा इतना गलत हुआ। रोशन का छोटा भाई कासिफ, सर उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, और अब आप मेरे ही ऊपर रोशन के मर्डर का शक जता रहे हैं। और सर हमको तो पक्का यकीन है कि इसमें आरजू का भी हाथ नहीं हो सकता है, ये कोई और ही है जो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। पापा, नादिर सर ने मुझे उनके ऑफिस बुलाया था। उन्होंने विभा दीदी के 7 लाख रुपए दे दिए। दीदी हमेशा चाहती थी कि मैं आयरलैंड जाके पढ़ाई करूं। तो तुम इन पैसों से आयरलैंड जाना चाहता है क्या? नहीं, वो मैं आयरलैंड चला गया तो आप दोनों अकेले हो जाओगे। पर हिचकिचा मत बेटा, विभा का सपना था कि तू आयरलैंड जाके पढ़ाई, इसलिए मैं ये सब कुछ पूछ रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि विभा दीदी का सपना पूरा करना चाहिए। सर दिल्ली के देवकी नगर इलाके में इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोशन के मर्डर में भी विभा के मर्डर की तरह .9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। देवकी नगर पुलिस से डिटेल शेयर की तो पता चला कि इन दोनों मर्डर्स में एक ही पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। रोशन का मर्डर करने वाला विभा की गैंग रेप से भी कनेक्टेड होगा। लेकिन सर रोशन मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है जुबीना। रोशन के भाई कासिफ के बारे में पता चला है कि इसने अपनी भाभी का रेप करने की कोशिश की थी। इसने रेप करने की कोशिश की? जी हाँ सर, देवकी नगर पुलिस को स्टेटमेंट दिया इसने कि जुबीना ने इसको किडनैप करके रखा था, और देवकी नगर पुलिस को इस बात का भी शक है कि मर्डर के वक्त जुबीना भी रोशन के साथ मौजूद थी, और सर मर्डर वाले दिन से ही जुबीना अंडरग्राउंड है। रोशन और विभा का मर्डर एक ही पिस्टल से किया गया। जुबीना और जुबी का कनेक्शन अब विभा मर्डर केस से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन विभा और जुबीना का कोई कनेक्शन पुलिस को नहीं मिल रहा था। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी की शामली पुलिस भी अब जुबीना की तलाश में जुट गई थी, और आखिरकार जुबीना को दिल्ली में उसके रिलेटिव्स के घर से अरेस्ट कर लिया गया। विभा? सर मैं किसी विभा को नहीं जानती, और मैं उसका रेप क्यों करवाऊंगी? विभा को उसी गन से शूट किया गया है जिस गन से रोशन को मारा गया। तुम रोशन के मर्डर में भी इन्वॉल्व थी, और विभा को भी तुम्ही ने मरवाया। सर मैंने रोशन को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। रोशन के भाई ने स्टेटमेंट दिया हमें कि तुमने उसे किडनैप किया था। उसे किडनैप करके तुम रोशन को ब्लैकमेल कर रही हो। तो आप उस सरफिले लड़के की स्टेटमेंट पर भरोसा कर लेंगे? ऐसे नहीं मुखलेगी, मुखलवाओ। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर उस बेहद के लड़के ने खुद मेरी जिंदगी खराब कर दी। ऐसा क्या था उसने जो ऐसा बोल रही हो? सब मैं रोशन से बहुत प्यार करती थी, और हमारे घर एक दूसरे का आना जाना लगा रहता था। एक दिन रोशन और उसके फादर कासिफ को मेरे घर छोड़कर कहीं बाहर चले गए थे, और कासिफ ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। हम दोनों मिलकर चॉकलेट खाएंगे ना। अरे कासिफ पुलिस को सब कुछ बताऊंगी जाकर। नहीं बेटा। रोशन और उसके फादर ने मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए रोका। रोशन हमेशा कहता था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसके फादर ने उसकी शादी उस आरजू से करवा दी। मैं सच कह रही हूँ सर, मैं रोशन को सिर्फ पाना चाहती थी। मैंने पानी से की तो मरवा दिया उसको। मैंने उसे नहीं मारा सर, उसे तो उस एसयूवी वाले लड़कों ने मारा है। कहानी बनाना बंद करो, सीधे सीधे बोलो क्यों मरवाया रोशन को? मैंने बोला ना सर, मैंने उसे नहीं मरवाया, और अगर आपको लगता है कि मैंने रोशन को मरवाया तो आप मुझे प्रूव करके दिखाइए। कुछ किया होगा तो प्रूव नहीं हो जाएगा। एसयूवी का नंबर बोलो। मुझे नहीं पता कुछ भी सर, लेकिन हाँ वो एसयूवी सफेद कलर की थी। रूबी की स्टेटमेंट के बेसिस पर पुलिस ने रोशन की हत्या वाले दिन की ऐसी कई सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जहां से पुलिस को उस एसयूवी की लीड मिल सकती थी। वहीं जुबीना की मदद से उन लड़कों के स्केचेस बनवाए गए जिन्होंने रोशन पर गोली चलाई थी। आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई और उस एसयूवी का नंबर पता कर लिया गया।
और उस एसयूवी के मालिक नामदेव सोलंकी समेत उसके आपराधिक साथी उसके तीनों दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया। हमारी कोई दुश्मनी ना थी उस लड़के से साहब, वो तो साला साइड ना देवे था, इसलिए मेरा माथा टनक गया, उड़ा दिया। साइड वो लटक मार यार। गाड़ी कहाँ लगा दी आपने? साले तो विवाह का गैंग रेप तुम लोगों ने किया है? कौन विवाह? ना साहब, हमने कोई गैंग रेप नहीं किया। अच्छा, विवाह का मर्डर तुम लोगों की गन से किया गया है? तो साहब गन तो हमने किराए पे ली थी अपने दोस्त से। किस लिए ली थी? साहब वो एक को डराने के लिए ली थी। गन किस दोस्त से ली थी? सर 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 मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ सर, सर 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 बताता हूँ सर। सर मैं गन किराए पर देता हूँ सर। उन तीनों लोगों को मैंने ही दी थी सर। और जिस गन से विवाह का मर्डर हुआ वो गन मेरी थी सर। लेकिन सर मैं सर बता रहा हूँ सर, मैंने उसको नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा? किसको दी थी तूने अपनी गन? और कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? बोल! इतना बड़ा गेम खेला तुमने? हाँ? अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्सी ने बता दिया सब कुछ हमें। 5 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे से पड़ोसी के नाते विवाह मेरे घर पे आया जाया करती थी। बच्चों के साथ उसका लगाव था, बच्चों के साथ साथ वो मुझे भी पसंद करने लगी सर। लेकिन तेरा अफेयर उसकी माँ के साथ चल रहा था। विभा के पापा काम के सिलसिले में गाजियाबाद में रहते थे। हफ्ते के 5 दिन वो वहीं रहते थे। उसी दौरान मैं और जस्सी। तुम्हें पहले से पता था ना तो जस्सी विभा के साथ भी? हाँ, जस्सी ने बताया था। उसने बताया था कि विभा उसे चाहने लगी है और वो उसे शादी भी करना चाहती है। मैंने विवाह को किसी तरह समझा कि शादी के लिए मना किया और तरुणा के कहने पर मैंने विवाह के लिए रिश्ता खोजा। खुद से दूर करने के लिए आपने मेरी शादी फिक्स कराई है ना? विवाह, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, तुम अच्छे से जानती हो। तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? तो क्या हुआ, आलोक भी तो शादीशुदा है। जब आप उससे मेरी शादी फिक्स करा सकते हो तो खुद भी तो कर सकते हो ना। सर वो लड़की हो गई थी, उसने मेरे लिए शादी का रिश्ता तोड़ दी और उसको पता नहीं था कि मेरा उसकी माँ के साथ। लेकिन सर एक दिन उसने हम दोनों को देख लिया था सर। अम्मी? दिन ब दिन विभा के तेवर बदलते जा रहे थे। वो अपने पापा को कभी भी सब कुछ बता सकती थी। इसीलिए शंकर जी के मन में मैंने उसके खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। शंकर जी 12 बजने वाले हैं और विभा अभी तक घर नहीं आई है। मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। और एक बात मैंने आपको बताई नहीं है, आजकल आए दिन उसको अलग अलग लड़के घर छोड़ने आते हैं और कुछ पूछो तो उल्टा जवाब देती है। बाय पापा। शंकर जी, शंकर जी देखिए मुझे विभा के रूम से क्या मिला, ये देखिए। और ये पहली बार नहीं मिला है मुझे, ये दूसरी बार मिल रहा है। 2 बार प्रेग्नेंट होके एबॉर्शन करा चुकी है लड़की। मैं अभी बात करता हूँ उससे। नहीं नहीं सुनिए, इन सब मामलों में आपका लड़की से बात करना ठीक नहीं है। मैं समझाती हूँ उसे। इतना सब बताकर भी मैं उन्हें विभा से बात करने से रोकती रही। और फिर अपनी बेटी विभा को रास्ते से हटा दिया। विवाह को रास्ते से हटाने के लिए मैंने विवाह को श्यामली बुलाया। बोलो, क्यों बुलाया? क्या हुआ? इतनी रात को क्यों बुलाया मुझे? अरे क्या बताऊं, पानी सर से ऊपर चला गया है। ये लड़की 4-5 लड़कों के साथ शामली में पार्टी करने चली गई है। अरे तो रोका क्यों नहीं तुमने उसे? अरे रोका, लेकिन सुनती कहाँ है वो मेरी। प्लीज आप जाइए ना, उसको लेकर आइए। इतनी रात को पता नहीं क्या कर रही है वो। तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, ठीक है? सुनिए, हाँ। मैंने ना वो जस्सी जी को बुला लिया है, उनके पास बाइक है, तो उनकी बाइक में बैठ के आप चले जाइए। जल्दी आइए आगे। चलिए शंकर जी, बाइक ले आओ, आइए जल्दी देखता हाँ, हूँ, है ना? हाँ। जस्सी, ये गन? ये गन उन लड़कों को डराने के लिए। अब बैठ बैठ बैठ, चल चल जल्दी चल।
और रास्ते में प्लान के मुताबिक मुझे तरुणा का फोन आया। मैंने ऐसे जताया शंकर को कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि विवाह जंगल में गई लड़कों के साथ। उसके बाद मैं शंकर के साथ जंगल में गया, तो जैसे ही विवाह को शंकर ने देखा तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरी बीवी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। तुमने अपनी बीवी पर आंख मूंद के भरोसा कर लिया, पर कम से कम एक बार अपनी बेटी से तो बात करते, उसकी तो सुनते। यही तो गलती हो गई साहब। उस रात भी मेरी बेटी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।